खान साहब पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अपनी वालदा जिनके नाम पे उन्होंने शौकत खानम बनाया, जिनसे वो बड़ा प्यार करते थे, वो उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। इसमें नहीं, वो तो उनकी बीमारी में भी नहीं आया कभी। बीमारी पे भी नहीं आया। आप मुझे बताएं कितनी दफ़ा है 3 साल जब वो बीमार रही हैं, तो कितने को फेरे हैं यहाँ पे, जनाजे पे भी नहीं आया। यही बहनें जो थी ये केयर करती थी अपनी माँ की। ये हिस्स नहीं है उसमें, ये हिस्स नहीं है। और माँ के प्यार में नहीं बनाया, वो एक यूएसपी बन गया, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बन गया शौकत खानम के लिए। इनकी जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इसको बनाने में भी वो जो इनके एक्स हुसन है गोल्डस्मिथ, उनका कोई हाथ? मुझे ये नहीं पता कि उनका हाथ है कि नहीं हाथ है, लेकिन मुझे ये पता है कि उनका इंटरेस्ट बहुत रहा है। जैक वगैरह का तो मैंने देखा है, जैक गोल्डस्मिथ वगैरह को कि किस तरह से वो पॉलिटिकल एडवाइस भी करते थे या उनसे कंट्रीब्यूट क्या करते थे ये। और फिर इसने भी उसके मेयर बनने के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ जैक को बड़ा सपोर्ट किया था। तो ये जो इन पे फॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, अच्छा 1000% सही है। बल्कि इंडियन कंपनियों से भी आई हुई है फंडिंग, इजरायली कंपनियों से भी। आप ये मुझे बताएं कि एक इंडियन कंपनी को क्या जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान में किसी को फंड देगा, या इजरायली कंपनी को, वो हमें रेकग्नाइज नहीं करते, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो फंड देंगे यहाँ पे? तो वो फिर केस आगे क्यों नहीं चलता? इसका तो आपकी अदालतें बता सकती हैं, आपकी हुकूमत बता सकती है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट बता सकती है। खान साहब पे वो जो टेरियन वाला जो इल्ज़ाम लगता है, उसमें उसके बारे में आप क्या जानते हैं? 100% सही है, और वो बड़ा जुल्म है इसका। बल्कि आज आपको मैं एक गवाह बताता हूँ। चले, पाकिस्तान के मीडिया से आज तक उस गवाह का नाम छुपा रहा है। उसका नाम है आमिर गौरी। आमिर गौरी साहब जो न्यूज़ के एडिटर भी हैं, ठीक है, हमारे सीनियर हैं, हम उनसे बहुत सीखते हैं, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी एज अ प्रोफेशनल भी, एज अ पर्सन भी। आमिर गौरी साहब को पूछ लें कितने साल पहले की बात है, ये वज़ीर आज़म बनने से उतने सालों पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो शायद आपको ना पता हो, गौरी साहब लॉयर भी हैं। अच्छा। तो गौरी साहब ने एक दफ़ा इसको सजेशन दी कि इमरान, तुम निकाह कर लो, भले बैक डेटेड कर लो, और फिर उसको तलाक दे दो, तो ये सारा जायज़ हो जाएगा, लेजिटिमेट हो जाएगी बच्ची, और उसका हक दे दो उसको। बच्ची को बाप चाहिए, उसको जो भी चाहिए वो। तो मैंने बड़ी देर सोचा, मैं कहा नहीं, वी कांट डू दैट, ये पॉलिटिकली डेट्रीमेंटल है मेरे लिए। तो उस बच्ची का अब कोर्ट ने कह दिया था, यूएस कोर्ट ने उसका पैटर्निटी दावा कर लिया था। फ्लोरिडा की कोर्ट थी, पता नहीं कहाँ की थी। अलीमा खान वगैरह यहाँ से हर महीने उसको $10,000 भेजती थी। पूछें जरा उनसे। अच्छा। कहना कि आपने नहीं दिए, सीता को पैसे नहीं भेजती थी। फिर जब सीता मर गई तो फिर जुमैमा उसको अपने पास ले, वो क्यों लेके आएगी उसको अपने घर पे? वो पैसे तो दे रहे थे आप, तो फिर वो घर पे आएगी, और आप उसके भाइयों से पूछें। और इत्तेफाक की एक बात है कि तीनों बच्चे जो हैं, उन तीनों में अगर किसी की शक्ल मिलती है ना अपने बाप से, तो वो टेरियन की मिलती है। बाकी दोनों हो सकती हैं, हाँ हाँ, दे आर ऑल्सो गुड लुकिंग बॉयज, ऐसी बात नहीं है, और उनकी माँ भी गोरी, वो भी, लेकिन टेरियन की शक्ल बाप से मिलती है। आप तस्वीरें रख के देख लें और फिर मुझे बताएं, स्पेशली जवानी की। खान साहब की जो जमाइमा के साथ शादी थी, वो कैसे हुई और ख़त्म क्यों हुई? बहुत साल पहले मैंने एक दफ़ा जमाइमा का पूछा था कि पहली लड़ाई कब हुई थी। कंजूस तो बहुत है ना, तो बहुत बेइंतहा कंजूस अच्छा। है ना। वो खाती थी कॉर्नफ्लेक्स सुबह को, तो जमाइमा उसमें चीनी डालनी होती थी कॉर्नफ्लेक्स जब खाने हैं, तो खान के घर में गुड़ की शक्कर होती थी। ये उसने कहा कि भाई मैं चीनी मंगा रही हूँ, वो आ नहीं रही। उनको दिस इज मोर हेल्दी, उन्होंने कहा नहीं, डैम विद द हेल्थ एंड ऑल दैट, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय कॉर्नफ्लेक्स। उसमें इनकी पहली लड़ाई हुई थी। तो लेकिन आई थिंक इन ऑल फेयरनेस, आज अगर हम जमाइमा के मतलब बात करते हैं तो हम ज़रा डिफरेंट पैराहे में करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह सपोर्ट करती है गोल्डस्मिथ फैमिली, जो सपोर्ट करती है, तो हम उसकी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जितनी देर वो औरत रही है, उसने सेक्रीफाइस किया इस सोसाइटी में रहते हुए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का मीडिया जो था वो बड़ा अनफेयर था जमाइमा के ऊपर। फौतगी वाले घर क्यों नहीं जाते हैं, जनाजे पे क्यों नहीं जाते हैं? वो अपनी माँ के जनाजे पे भी आपने बताया नहीं गए। मैं आपको कहूँगा ना, आपको बड़ी सख्त लगेगी, मुझे नहीं पता आप चलाएं कि ना चलाएं बात। आप देखें कि एक आदमी वज़ीर आज़म बन रहा है और ओथ ले रहा है, कितनी बारी उसने गलती की।
किस लफ्ज पे की, एक ही लफ्ज बताएं मुझे। खातमुन नबीयीन। खातमुन नबीयीन। आपके ख्याल में उस ओथ की कितनी रिहर्सल हुई होगी? प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, पूरी दुनिया देख रही पूरी है, दुनिया देख रही है। तो ये तो नहीं है ना कि ओथ की हाँ आप हाँ हाँ। रिहर्सल ना हो, या वो आपने पढ़ा ना हो, या उसकी आपने प्रैक्टिस ना की हो। फिर आप ये देखें कि बुशरा बेगम से 2 दफा निकाह हुआ। हाँ, एक दफा तो नहीं हुआ, 2 दफा। दोनों बार निकाह जो है वो इद्दत खत्म नहीं होने दी। ये क्या वजह है? आपको इस तरह की कई बातें गिना सकता हूँ। ये जो काला इलम करने वाले लोग होते हैं, सफली अमलियात वाले लोग होते हैं, बेसिकली तो ये शरीयत को मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो सफली इलम करने वाले होते हैं, इनको आप हमेशा इन चीज़ों पे फंबल करते हुए देखेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं कहना वो। बुज़दार को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर मुसल्लत किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे जी? इस्तिखारा हुआ था जी मुझे, बल्कि जब बनी कला में हम बैठे हुए थे, अभी हुकूमत बनी नहीं थी, नाम फाइनल हो रहे थे। इमरान ने नईमुल हक को कहा कि लुकमान को बुलाओ, मैंने उससे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मुझे बुलाया और वो एक छोटा कमरा है जो अलग मीटिंग रूम बना हुआ था, मैं और खान अकेले थे वहाँ पे, नईमुल हक भी बाहर चला गया था। तो काफ़ी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे कि मसलन कौन सी सीट मुझे छोड़नी चाहिए, कौन सी नहीं। फिर मैंने कहा यार अपना सीएम किसको बना रहे हो? मैंने कहा मुझे का नाम ना बताना, मैंने फाइनल कर लिया। मेरा ख्याल था कि अलीम खान होगा, या मेरा ख्याल था कि मियां असलम इकबाल होगा, और दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे। तो मैंने यासिर को बनाना है। राजा यासिर हुमायूं। मैंने कहा यासिर कौन है? मैं जानता ही नहीं था। वो एच सोनियन है, तुम नहीं जानते? मैंने कहा को जूनियर होगा हमसे बहुत। अब 3-4 दिन जितने टॉक शो से हमें बुलाया हुआ था, हर जगह पे मैं कहता था कि मुझे पता है सीएम कौन है। वो कहता था अलीम है, मैं कहता था नहीं। वो कहता था ये है, मैं कहता था नहीं। हाँ, फलां है, मैं कहता नहीं। अच्छा फिर कौन है? नाम आ गया उस्मान बुज़दार। मैं कहा बड़ी मुश्किल तो यासिर का नाम याद किया, अब ये बुज़दार कौन आ गया? बुज़दार का पता किया तो जी डीजी खान से है, ये है वो है। तो बस वो एक डार्क चैप्टर था पंजाब के। खान साहब की वज़ीर आज़म हाउस में कितने वर्किंग आवर्स होते थे और क्या करते थे आखिर? वर्किंग आवर्स को छोड़ दें, हम्म, कैपेसिटी नहीं थी काम करने की। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बाद में दोबारा मीटिंग, उस पर मीटिंग, कमेटी बना लो, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग। आउटपुट क्या था? देखिए वजीर आजम की कैपेसिटी होती है टू डिलीवर, वो मुल्क चला रहा है पूरा। ये जो खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, कि इनकी रजामंदी से इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, तो आप क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूँ कि उस वक्त बहुत कुछ हो सकता था, टेम्पर्स वर वेरी हाई। यहाँ तक का था कि अगर इमरान खान ये कहता कि पाकिस्तान हमला करके कश्मीर को आज़ाद करा ले, तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करना था। मुझे ये नहीं पता उसका एंड क्या होना था, मुझे ये पता ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं करनी थी। एक वाक़या उन दिनों बड़ा जिसका चर्चा रहा कि चलते हुए जहाज़ से उन्होंने वापस उतार दिया, उन्होंने कहा जी जाए इनको वापस छोड़ के आए, और जहाज़ खाली आया, फिर ये कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका से वापस आए। इसमें किस हद तक सदाकत है? मैंने इसको अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट किया था, मेरे ख्याल में इसमें सदाकत नहीं है। नहीं है। मेरे ख्याल में वो जहाज़ उड़ा था और वो कनाडा तक आया था, और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में सीरियस इशू हो गया था।